जनों को जय माता दी। आज वडोदरा जिला के करजन तहसील के कुठाव गांव में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा एनएसएस के कैंप का जो यहाँ आयोजन हुआ है, इसमें भारत के कई राज्यों के जो युवा युवतियां यहाँ पर आए हुए हैं और कोठाव गांव के आत्मीय जन एक विशेष यज्ञ चल रहा है। इसमें व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान, संस्कृति को समझना और सेवा भाव को आगे बढ़ाना, त्यक्तेन भुंजित्वा अपनी क्षमताओं के द्वारा दूसरों के हित के लिए, भलाई के लिए कुछ कार्य करना। तो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं, तो थोड़ा बच्चों से वार्तालाप करके शुरुआत करते हैं। बाळक को एक प्रश्न पूछू, તમારે મને ફટાફટ જવાબ આપવાનો। સ્કૂલમાં કેટલા છોકરાઓ ભણો છો? સ્કૂલમાં જાવ છો ને? ચલો ફટાફટ ભણો છો? 2 ને 2 કેટલા? ઓ બધા હોશિયાર છો। 5 ને 5, 10 ने 10, 20 ने 20। चलो छेल्लो प्रश्न, एक छोकरो 20 वर्ष में 6 फूट ऊंचो थाय, 20 वर्ष में कितना ऊंचो थाय? एक छोकरो 20 वर्ष में 6 फूट ऊंचो थाय, तो 40 वर्ष में कितना ऊंचो थाय? 20 वर्ष में 6 फूट ऊंचो थाय, 20 वर्ष में कितना ऊंचो थाय? तो 40 वर्ष में कितना ऊंचो थशे? कोई તમારા ગામમાં 12 ફૂટ ઊંચું છે? 12 ફૂટ તો ધાબા કરતા ઊંચું થઈ ગયું। 20 वर्ष में पण 6 फूट नो थाय, 40 वर्ष में 6 फूट, 60 वर्ष में पण 6 फूट ज थाय। એટલે આપણા સામાન્ય જ્ઞાન આપણે આપણા ઘર પરિવારમાં ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે આપણે આપણા પરિવાર બાળકો સાથે જીવતા હોઈએ છીએ, પરંતુ તેઓ પ્રયત્ન નથી કરતા કે બાળકોથી ज्ञान विज्ञान नो वार्तालाप करिए। हम ज्यादातर आपने यहाँ पर देखा युवाओं ने, विशेषकर मैंने आपको बताने के लिए ये प्रयोग किया था कि शायद आप में से ज्यादातर तो समझ पाए होंगे। मैंने बच्चों से प्रश्न पूछा कि एक युवा 20 साल की उम्र में 6 फीट ऊंचा होता है, तो 40 साल की उम्र में कितना ऊंचा होगा? तो बच्चों ने कहा 12 फीट। प्रश्न सामान्य था, पहले कहा 2 और 2 4, 10 और 10 20, तो फिर बच्चों ने गिनती कर दिया, 20 साल में 6 फीट, तो 40 साल में 12 फीट। हमें वार्तालाप की जरूरत है अपने घर परिवार में, अपने छोटे भाई बहन हो, बच्चे हो, मोहल्ले के बच्चे हो, वार्तालाप की जरूरत होती है। हमारा एक हिंदी में शब्द है सामान्य ज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं जनरल नॉलेज। तो कुछ बातें तो हम परिवार में से सामान्यतः सीखते हैं, किंतु बहुत कुछ बातें नहीं सीख पाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल कहूं। एक बार मुझे मिलने के लिए आसाम में बेंगलोर का कोई दंपति आए थे। उनके साथ उनके बच्चे थे, अनुमानतः 12-15 साल के बीच की दोनों की उम्र होगी। 2 बच्चे थे। मैंने बच्चों से प्रश्न पूछा, बच्चों मूंगफली खाई है? बच्चों ने कहा हाँ गुरुजी। मैंने कहा मूंगफली इतनी ऊंचाई पे, यानी अनुमानतः 2 फीट जितना बताया, मूंगफली इतनी ऊंचाई पे होती है या इतनी ऊंचाई पे, यानी करीब 2 फीट ऊंचाई पे मूंगफली लगती है या 4 फीट ऊंचाई पे? बच्चे बेंगलोर में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, वो कंफ्यूज हो गए जवाब देने में। तो फिर ऐसे करने लगे, 2 फीट 4 फीट ऐसे हाथ ऊंचा नीचा करने लगे। तो उसके पिता ने कहा ग्राउंड नट्स, बच्चों ने कहा जमीन के अंदर। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, मूंगफली को फोड़कर अंदर से दाना निकालते हैं, सिंग निकालते हैं, चने को भी फोड़कर दाना निकालते हैं, मूंगफली जमीन में होती है तो चने कहां पर होते हैं? तो फिर बच्चों ने जवाब दिया जमीन के अंदर। सामान्य सी बातें हैं, किंतु ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने परिवार के बच्चों के साथ खाना खाते हैं, बैठते हैं, त्योहार मनाते हैं, किंतु वार्तालाप करने में हम पीछे होते हैं।
ऐसा बहुत कम क्षण होता है कि हम दो चार बच्चों के पास बैठे और उनसे व्यवहारिक बातें करें। और जब हम व्यवहारिक बातें करेंगे ही नहीं उनसे, तो उनको कैसे पता चलेगा? जो बच्चा कभी खेत में नहीं गया है, उसको कैसे पता होगा कि मूंगफली जमीन में लगती है कि जमीन के ऊपर लगती है? तो हमें प्रयत्न करना होगा। अब ये तो हुई बच्चों की बात, तो क्या सिर्फ बच्चों में ही ये बातें होती है? नहीं, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो। हम मंत्र बोलते हैं कि जब दीप प्रगटाते हैं तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो हमारे जीवन में भी प्रकाश होना चाहिए, और प्रकाश कहाँ से आएगा? तो एक आंतरिक साधना से, और दूसरा होता है ध्यान से। एक कमरे में कई चीजें पड़ी हुई थी, एक हॉल था, इसमें एक बाल्टी पड़ी थी, एक टेबल भी था, कुर्सी भी थी, चाकू भी पड़ा हुआ था, और भी कई चीजें पड़ी थी। और हमें उस कमरे में एक छोर से दूसरे छोर तक जाना था, किंतु पूरा कमरा में अंधेरा था। अब हमें जाने में दिक्कत है, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि थोड़ा सा भी प्रकाश कर सके। तो जब हम कमरे को पार करने के लिए जाएंगे, हो सकता है टेबल से टकरा जाए, या चाकू के ऊपर पैर गिर जाए, या बाल्टी से पैर टकरा जाए। किंतु उसी कमरे में एक छोटी सी दिए की ज्योत प्रगटा दी गई। अब वो सभी चीजें जैसे कि वैसी पड़ी हुई है, फिर भी हम आसानी से रास्ता पार कर सकते हैं। बस जिंदगी का भी यही होता है। जिंदगी के दो रास्ते हैं, परिस्थिति बदल कर सुखी हो या मन स्थिति बदल कर सुखी हो। कभी कभार जिंदगी में स्थिति आती है, परिस्थिति बदलते 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 आखिर व्यक्ति थक जाते हैं और फिर स्वीकार कर लेते हैं परिस्थितियां नहीं बदलती है। और कभी कभार कोई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी मनस्थिति को बदल लेते हैं और फिर संसार में आगे बढ़ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं महापुरुष। तो परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रयत्न जरूर करना चाहिए, किंतु हम हताश न हो, हम निराश न हो जाए, इसलिए अपनी मनस्थिति को पहले बदलो। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है? पहले अपनी मनस्थिति को इतनी मजबूत बना लो कि हम श्रेष्ठ कार्यों के लिए अपने आप को तैयार कर सके। आज यहाँ कोठाऊ गांव में आप सब इकट्ठे हुए हैं, तो एक तो आप सबका यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य है सेवा, और ग्रामजनों को भी ऐसा मौका मिला कि आप उनकी सेवा के लिए आए हैं और उनको भी आपकी सेवा का मौका मिल गया। तो एक महायज्ञ जैसा कार्य है। इसमें मैं आप सबको कुछ बातें बताऊंगा, विशेषकर पहले युवाओं के लिए कहता हूँ। जीवन में प्रयत्न करना चाहिए कि कूपमंडूक न बने। अब आपको होगा कि स्वामी जी कूपमंडूक क्या होता है, कईयों ने पढ़ा भी होगा। एक कुएं में एक मेढक कुएं के अंदर एक छोर पे बैठा था। उससे दूसरे मेढक ने आके किसी ने पूछा कि आपने तूने समुद्र देखा है? बहुत बड़ा समुद्र होता है। तो मेढक ने कहा बहुत बड़ा यानी कितना? तो उसने कहा बहुत बड़ा। तो मेढक वहां से छलांग लगाई और आधे कुएं तक पहुंच गया। फिर उसने कहा इतना बड़ा समुद्र होगा? फिर दूसरे ने कहा नहीं नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है समुद्र। तो फिर मेढक वापस गया, बॉर्डर पर गया, दोबारा छलांग लगाई और 2/3 हिस्से तक पहुंच गया, यानी सिर्फ 1/3 हिस्सा ही बाकी रहा। और फिर कहा इतना बड़ा समुद्र होता है? फिर उस कहने वाले ने कहा नहीं नहीं, समुद्र तो बहुत बड़ा होता है। फिर मेढक फिर से वापस कुएं के छोर पे गया और छलांग लगाकर दूसरे छोर तक पहुंच गया, और वो फिर कहा इससे बड़ा समुद्र कभी नहीं हो सकता है। यानी उसको कहते हैं कूपमंडूक, यानी वो एक कुएं में जी रहा था। उसने पूरी जिंदगी में उस कुएं को ही देखा था। उसे लगता था कि इस कुएं से बड़ा संसार में कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें अपने जीवन में एक कार्य जरूर करना चाहिए, कूपमंडूक न बन जाए। इसलिए बहुत अध्ययन करो, बहुत अध्ययन करो, अलग अलग क्षेत्र की किताबों का अध्ययन करो। जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें उस व्यक्तियों के विचारों के बारे में पता चलता है, उनके दृष्टिकोण के बारे में पता चलता है कि जिन्होंने हमारे पहले संसार के बारे में, विज्ञान के बारे में, साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में, समाज व्यवस्था के बारे में, राष्ट्र व्यवस्था के बारे में कुछ विचार किया है और उन्होंने मार्गदर्शित किया है। जब हम एक प्रकार की किताब, दूसरे प्रकार की किताब, तीसरे प्रकार की किताब पढ़ते चले जाते हैं तो हमारा सोचने का नजरिया बदल जाता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं
तो हम पहले मैंने जो एग्जांपल कहा ना उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कुपमंडूक। जो ज्यादा नहीं पढ़ते हैं वो कुपमंडूक बनते चले जाते हैं और अपनी एक सीमित सोच के अंदर ही संसार को देखते हैं, सीमित सोच के अंदर ही लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। तो अपने जीवन का प्रथम मित्र बनाओ किताबों को। और युवाओं को और विशेषकर बच्चों को अपनी जीवन की प्रगति में 3 प्रकार की रुकावटें आ जाती है और 3 में से यदि एक भी आ जाए ना तो उनकी प्रगति कुछ अंश में रुक जाती है। और आपने से भी कईयों को कभी ना कभार तो हुआ होगा। एक रुकावट होती है जिसको कहते हैं मूड नहीं, गुजराती में कहते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं मूड नहीं। दूसरा होता है उनको कहते हैं टाइम पास, कि किसी को पूछो कल शाम को क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं, टाइम पास। और तीसरा कहते हैं कंटाड़ो आवे। जीवन में कभी कभार हम लोग उसी स्थिति में होते हैं कि जब इस संसार में सबसे बेस्ट कृति हो तो मनुष्य की, और बाकी कुछ कृतियां ऐसी है कि जैसे स्ट्रीट डॉग, मोहल्ले के कुत्ते देखो, उनके पास कुछ काम नहीं है, उनके पास एक ही काम है टाइम पास। फड़ियाना कुतराओं શું કામ હોય? टाइम पास કરવાનો, બીજું એમની પાસે કશું કામ ના હોય। ભગવાને મનુષ્ય તેવો બનાવ્યો છે કે તેની પાસે समय का मूल्यांकन करने का और समय का श्रेष्ठ उपयोग करने का विकल्प है। तो प्रयत्न करो, समय का बेस्ट उपयोग के अंतर्गत एक उपयोग है अध्ययन करना और अलग अलग फील्ड में अध्ययन करो। जैसे मैं मेरा अपने बारे में बताऊं, जैसे अभी आपके यहाँ जो आपके प्राध्यापक गण हैं, गजेंद्र जी, मनोज जी, बलदेव जी, तो उन्होंने भी एक लेवल प्राप्त किया है, तो उन्होंने बहुत कुछ अध्ययन किया होगा, चिंतन मनन किया होगा। आप भी प्रयत्न करना। मैंने 16, 17, 18 साल की उम्र में 4 वेद, 6 दर्शन शास्त्र, 18 पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, संहिता, इतिहास ग्रंथ, करीब दुनिया के 240 देशों की हिस्ट्री का मैंने कुछ वक्त पहले अध्ययन किया। यानी कि आंखें बंद करके पृथ्वी के मैप पर आप अंगुली घुमाओ और फिर आप अंगुली जहां रख दो, करीब करीब मैं हिस्ट्री बता सकता हूँ 240 देशों की। अब मैं सन्यासी हूँ, फिर भी मैंने अध्ययन किया। अलग अलग लाइब्रेरी की किताब, फर्स्ट किताब से पढ़ना स्टार्ट करता था, असली किताब को छोड़कर लास्ट किताब तक पढ़ता था। चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, या तो खगोल के बारे में हो, भूगोल के बारे में हो, पुस्तक के बारे में हो, एरोडायनामिक्स के बारे में हो, आयुर्वेद के बारे में हो, पढ़ता ही चला जाता था। कभी कभार ऐसा होता था कि लाइब्रेरियन को कोई किताब खोजनी हो तो मैं 6 महीने पहले उसी लाइब्रेरी में गया, तो मुझे फोन करते थे या बात करते थे। एक किताब जब मैं कहता था कि मुझे श्योर तो नहीं हो मैं, फिर भी मुझे पता है तब तक थर्ड रैक में दूसरी या तीसरी रो में वो किताब थी। आप अनुमान कर सकते हो। अध्ययन करो। संसार में आपका सबसे पहला मित्र होगा आपका ज्ञान। आप ट्रेन में होंगे, प्लेन में होंगे, बाजार में होंगे, घर में होंगे, देश में होंगे, विदेश में होंगे, आपका ज्ञान आपका सम्मान कराएगा। प्रयत्न करो, बहुत अध्ययन करो। दूसरा आपका साथी आपका चरित्र, आपका जीवन, आपका व्यवहार, आप कैसे खाते हो, कैसे बोलते हो, कैसे रहते हो, आपका चरित्र कैसा है। दुनिया के कोने में जाए तब भी व्यक्ति का सम्मान उसके चरित्र से, उसके जीवन जीने के तरीके से होता है। किंतु जैसे 4 बाल्टी पानी हो, उस पानी को यदि बाल्टी को झुका दिया जाए तो पानी अपने आप नीचे की ओर बह जाता है। उसी पानी को ऊपर ले जाना हो, यदि छत पर ले जाना हो तो परिश्रम करना पड़ता है, बाल्टी को उठा कर ले जाना पड़ता है या मोटर चालू करके ले जाना पड़ता है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन साफल्य के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, श्रेष्ठता के लिए पुरुषार्थ करना होता है। पतन के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, पतन तो अपने आप रास्ते मिल जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं तभी भी कई लोग आकर बताते हैं कि रास्ते आ जाओ, यहाँ ये पतन का बहुत अच्छा सरल रास्ता है, न चाहने पर भी बताते हैं। और वर्तमान काल में इंटरनेट वगैरह में तो पतन की सामग्री इतनी भरी पड़ी है कि लोगों को रोकना भी मुश्किल होता है, इतनी सामग्री भरी पड़ी है। आप छोड़ दो, यदि 10 व्यक्तियों को एक एक कमरे में छोड़ दो, वो क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या आपको पता चलेगा कि हमारे दिमाग में क्या पड़ा हुआ है। हमें सोचना चाहिए। तो हम जहां गलत है वहां से ठीक करना चाहिए। एक आध दो बातें और भी कहता हूं। एक मटके में पानी भरना हो तो हम क्या करेंगे? एक कोने में मटका पड़ा हुआ है, एक और नल है, नल में से भरपूर पानी आ रहा है। यदि मटके में पानी भरना है तो हम क्या करेंगे? तो पहला काम आएगा, मटके में कोई छेद तो नहीं है वो देखना।
यदि मटके को चेक ही नहीं किया कि उसमें छेद है कि नहीं है और मटके को नल के नीचे रख दिया, नल चालू कर दिया तो मटके में छेद होगा तो मटका भरेगा ही नहीं। માટલામાં તાણવો છે એટલું પાણી ચલાવી શકું માટલું ભરાય જ नहीं। तो पहला काम आता है मटके का छेद भरना, यानी अपने जीवन में अपनी कमियों को पहचान कर उसको दुरुस्त करना, ठीक करना। और ये बड़ा कठिन काम होता है। जब जब तक व्यक्ति अपनी भूल को भूल है ऐसा नहीं मानता है तब तक उसका सुधरने का रास्ता बंद हो जाता है। भूल भूल છે તેવું ન માનવામાં આવે ત્યાં સુધી ભૂલ સુધારવાનો રસ્તો બંધ થઈ જતો હોય છે। तो पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करो और सुधारने का निर्णय करो। फिर दूसरा आता है मटके को छेद को तो बंद कर दिया, नल के नीचे रखो, यानी उसको विकास के लिए उसके प्रोग्रेस के लिए उस रास्ते पे ले चलो कि जहां उसको मौका मिले, जहां वो श्रेष्ठ रास्ते पे चल सके। और तीसरा, यदि नल चालू कर दिया पानी गिरने लगा मटके में किंतु बीच में नल बंद कर दिया तो मटका नहीं भरेगा। तब तक उस कार्य में लगे रहो कि जब तक अंतिम गंतव्य सफलता को श्रेष्ठता को प्राप्त न करो। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि जीवन में श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रयत्न करना चाहिए, किंतु उसका पहला चरण है उसी श्रेष्ठता को सफल करने के पहले अपनी कमियों को खोजना और उसको ठीक करना। दूसरा चरण है उस श्रेष्ठ लक्ष्यांकों को सफल करने के लिए उत्तम पुरुषार्थ करना। और तीसरा चरण है वह पुरुषार्थ को तब तक चलाए रखना जब तक उस अंतिम गंतव्य तक पहुंच न जाए। और जब ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति दुनिया के अंदर श्रेष्ठ लक्ष्यांकों को प्राप्त कर पाता है। कई बार क्या स्थिति आती है, यहाँ ग्रामजनों पंचायत थोड़े गुजराती में हिंदी में मिक्स केस। एक बार ऐसा हुआ, कोई गांव में पहली कक्षा में पहला चरण में एक बच्चे को पढ़ने के लिए एडमिशन कराया था। 3-4 दिन के बाद टीचर ने, शिक्षिकाएं बच्चे को चिट्ठी लिख कर दी कि तुम्हारी माता को दे देना। चिट्ठी में लिखा था उसके माता पिता के लिए कि आप कल दोनों मिलने के लिए आना। चिट्ठी लखी ना पीती के काले तुम्हें बनने माता पिता मड़वा माटे आवजो। दूसरे दिन बच्चे के माता पिता मिलने के लिए गए। टीचर ने, शिक्षिका ने दोनों को अलग अलग रूम में बिठाया और फिर कहा हमारे क्लासरूम में कोई बच्चा गाली गलौज नहीं करता है। आपका बच्चा 3-4 दिन पहले एडमिशन हुआ, इसके बाद हमारे क्लास में कई बच्चे कहते हैं टीचर एक गाली बोलता है। क्लास में बीजू कोई छोकरो गाळो बोलतो નથી, પણ તમારા છોકરાનું 3-4 દિવસ પહેલા એડમિશન થયું તો ક્લાસના છોકરાઓ કહે છે કે ટીચર આ છોકરો ગાળો બોલે છે। तो आपको इसलिए बुलाया है कि आप अपने मोहल्ले के दूसरे बच्चों के साथ मिलकर उनके पास से यदि आपका बेटा गाली गलौज करना सीख रहा हो तो ऐसी संगति से उसको अलग रखना। छोकरो फड़ियाना कोई छोकराओ भेगो जई અને એમની જોડે સાંભળી ગાળો બોલતો હોય તો તમારા છોકરાને એવી સંગતિથી दूर રાખજો એટલે ગાળો બોલતા ન શીખે। तो उस बच्चे की मार होने लगी। तो टीचर ने पूछा कि बहन जी आप क्यों रो रहे हो? उस बच्चे की माता ने कहा उसके पिताजी ही घर में गाली गलौज बोलते हैं, तो क्रांत वापस घर गाड़ो बोले थे तो बोले थे। यानी हमें अपना घर मंदिर बनाना होगा। मंदिर में तो दर्शन के लिए जाते हैं किंतु घर को भी मंदिर बनाओ, घर को पवित्र रखो, वाणी व्यवहार अच्छा रखो। बच्चे वो देखते हैं वो सीखते हैं, जो देखते हैं वो सीखते हैं। और वर्तमान काल की स्थिति यदि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति को देखा जाए, आने वाले 15-20-25 साल में अनुमान करीब 40% बस्ती को कैंसर होने की संभावना बताई जा रही है। महिलाओं में स्तन कैंसर इत्यादि और पुरुषों में भी कई प्रकार के कैंसर के। तो जो स्टडी बताती है कि भारत में 2-3 दशक के अंदर करीब 40% लोगों को कैंसर होने की संभावना है। अब वर्तमान की स्थिति क्या है? तंबाकू के पैकेट पर लिखा होता है आ खावाथी कैंसर थाय छे, पड़की होती है उसके ऊपर लिखा होता है खावाथी कैंसर थाय छे। कई बार हम लोग देखते हैं फिर भी उसको छोड़ते नहीं। यदि मान लो कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है या शराब पीता है या बीड़ी पीता है, उसका बेटा भी यदि शराब पीने लगे, तंबाकू खाने लगे, फिर वो कैसे समझाएगा? मान लो कोई भाई थे, उनकी उम्र थी 40 साल 42 साल, वो बीड़ी पीते थे। एक दिन उन्होंने देख लिया उनका बेटा भी छुप छुप कर बीड़ी पी रहा था,
तो अपने बेटे को कैसे समझाएंगे? वो कैसे कहेंगे बीड़ी ना पीवी જોઈએ, बीड़ी पीवाથી नुकसान થાય, वो કેવી રીતે કહી શકશે भाई? तो हमें दो बातें याद रखनी चाहिए। व्यसन मुक्त, अपने परिवार में कोई व्यसन सब छोड़े, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। उससे पहला लाभ ये होगा कि अपना स्वास्थ्य लाभ होगा, और दूसरा ये होगा कि आपको दिक्कत आपके परिवार के जो बच्चे व्यसन की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज यहाँ कोठाव गांव में भी, आपका कोठाव गांव के बारे में तो मैंने अहमदाबाद गांधीनगर तक जाता हूँ तो मैंने काफी सुना है। जहाँ जाता हूँ तो बात निकलती है संजय भाई की, तो कहते हैं हम कोठाव गांव में रुके हुए हैं। ये का एक कार्यक्रम में गया था अशोक भाई, तो कह रहे हाँ मैं भी रुका हुआ हूँ। तो आपका गांव तो उसके मैंने देखा कि बहुत प्रसिद्धि है। प्रयत्न करना कि यदि व्यसन न हो तो अच्छी बात है, यदि किसी को कोई व्यसन हो तो ऐसा मौका है, कभी तो छोड़ना चाहिए, तो आज क्यों नहीं? तो व्यसन से मुक्ति हो, और अपने स्वास्थ्य के लिए भी हो, और बच्चे के लिए भी हो, परिवार के लिए भी हो। हाँ, युवा वर्ग को और दो तीन बातें मैं कहूंगा, फिर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहो तो भी पूछ सकते हो। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्पिरिचुअलिटी है, आपने यहाँ देखा होगा कि जैसे मैं यहाँ पर आया, आपके पास आने से पहले मैं यहाँ ऊपर स्टेयरकेस से ऊपर गया, मंदिर में माता जी को प्रणाम किया, और फिर यहाँ आकर बैठा। पूरे वर्ल्ड में जितना भी स्पिरिचुअल विज्ञान है, वो पूरा विज्ञान दो साइंस के आगे पीछे घूमता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइंस और बायोकेमिकल साइंस। पूरे वर्ल्ड का जितना भी स्पिरिचुअल साइंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइंस, आप सोचोगे कुछ या नहीं सोचोगे, जो वेव्स निकलते हैं आप पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर, तो पूरी बॉडी हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक जाल बना हुआ है, एक सेंटर बना हुआ है। हम प्रकाश हम जो शब्द बोलते हैं, वो शब्द तुरंत जैसे तसले के अंदर पानी में एक जरा सा छू दिया जाए और तरंगे बनती है, ऐसे इस ब्रह्मांड में तरंगे बनती चली जाती है। तो हमारा शरीर ये ब्रह्मांड का एक सेंटर है, ऐसे हम सब एक छोटे छोटे सेंटर है, और अपनी सोच के द्वारा भी संसार में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी फैलाते हैं, और अपनी ओर भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को आकर्षित करते हैं। जो कर्म किया जाता है, चाहे यज्ञ किया जाए, चाहे पूजन किया जाए, चाहे दूसरा कोई भी कर्म किया जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बायोकेमिकल साइंस के द्वारा चलता है। धर्म के नाम चाहे कितने भी हो, विधि विधान आकर उस पर ही जाकर वहां अटक जाते हैं। इसलिए वो प्रे करने की रीत किसी की कुछ तो किसी की कुछ होती है, विधि विधान किसी के कुछ तो किसी के कुछ होते हैं। साइंस सभी के लिए एक ही है। जैसे पानी 100 डिग्री से ही भाप बनता है, सभी के लिए। दुनिया के किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, 100 डिग्री से ही भाप बनेगा। ऐसे ही हमारा पूरे वर्ल्ड का साइंस है। और जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को ठीक से जीवन में अपनाना चाहता है, उसको दो प्रयोग जरूर करने चाहिए। आप में से सभी एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हो, पहला प्रयोग, मैं नेगेटिव सोचूंगा नहीं, मेरे में से नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलेगी। अपनी नेगेटिविटी को खत्म करोगे, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी, और मिरेकल देखोगे आप। आपको मैं एक आध एग्जांपल बताऊं। मैं स्कूल में टीचर रहा, 3 साल मैं साइंस टीचर की जॉब की। इसके पहले मैं कंपनी में प्रोडक्शन केमिस्ट था, क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट में रहा था। फिर माता पिता की परमिशन के बाद सन्यासी बना। जब मैं स्कूल में टीचर था तो सैटरडे का दिन था, और पहले दूसरा पीरियड जो पीटी का पीरियड होता है, तो केजी से 12 साइंस तक की स्कूल थी। हम लोग टीचर्स खड़े थे, प्रिंसिपल से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि मन की शक्ति का बहुत प्रभाव होता है। इस पर मैं बातें कर रहा था। बातें करते हुए मैंने उनसे कहा कि मैं आपको प्रयोग करके बताऊं। मुझे लगा कि मैं कह रहा हूं, शायद उसके साथ तो कुछ सहमत है, कुछ सहमत नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ, करीब 350-400 बच्चे की स्कूल। मैंने कहा सब बच्चों को बिठा दो। पूरे सभी बच्चों को बिठा दिया गया, केजी से लेकर 12 साल के बच्चे। मैंने सभी बच्चों को कहा सब बच्चे मेरी ओर देखो, और सब बच्चे मेरी ओर देख रहे थे। मैंने 4-5 मिनट ही कहा सब मेरी ओर देखो बेटा, और तुम भी मेरी ओर देखो, तुम भी इधर देखो, बातें नहीं करना। मैंने 4-5 मिनट कहा। फिर मैंने कहा आपको नींद आ रही है, और 5-7 मिनट में ऐसा हो गया स्कूल में बेल बजाया गया। बच्चे वहां पूरे स्कूल में देखो 400-450 बच्चे स्कूल में लेटे हुए हैं कैंपस के अंदर। आपको लगा कि ऐसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे से आप किसी से भी पॉसिबल है। आप सभी जीते हो, जितना आप चेतन मन से जीते हो, उससे ज्यादा अचेतन मन से आप कार्य करते हो। आपके सबके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है,
यदि सामने वाला व्यक्ति की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना पावरफुल हो तो चाहे आप डॉक्टर क्यों ना हो, प्रोफेसर क्यों ना हो, साइंटिस्ट क्यों ना हो, सेकंड के कुछ हिस्से में मूर्छित कर देगा व्यक्ति। और आप इसके बारे में पढ़ना चाहो तो साइंस में पढ़ सकते हो, जो मैं कहता हूँ वो आप पढ़ सकते हो। किंतु हम क्या करते हैं, यदि एक क्लासरूम में पढ़ने वाले कुछ मित्र बड़े हो गए, बड़े होने के बाद कोई कोई कंपनी में जॉब कर रहा था, कोई मैनेजर बना था, कोई टीचर था, कोई प्रोफेसर था, इंजीनियर था, एक दिन सभी इकट्ठे हुए थे, बात निकली हमारा क्लासमेट एक है वो जो पहाड़ी में रहता है, तो गर्मियों का वक्त है, हमारे पास तो फ्रिज है, उसको पहाड़ी में ठंडा पानी की व्यवस्था नहीं होगी, तो सभी मित्रों ने मिलकर तय किया कि उसको फ्रिज देते हैं। किसी का मैं 2000 देता हूँ, किसी का 5000 देता हूँ, 10,000 देता हूँ। एक बड़ा फ्रिज था, टेम्पो किया और कार लेकर आकर कार पीछे टेम्पो जंगल में चले गए और मित्र के घर फ्रिज उतर दिया। उसके घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बोलो फ्रिज क्या काम आएगा, कपड़े रखने के लिए कपड़ बन जाएगा वो, यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फ्रिज का काम यही रहेगा। बस वही स्थिति हमारी है। इस संसार के सर्जक ने हम सबको एक ऐसी उत्तम इंस्ट्रूमेंट दिया है और उत्तम सॉफ्टवेयर दिया है, यदि उसका उपयोग किया जाए तो मिरेकल कहा जाए, ऐसी घटनाएं घटती है। किंतु यदि उसका उपयोग ही न किया जाए तो, और उसका उपयोग कैसे करना, उस विद्या को कहते हैं योग, उसको कहते हैं मेडिटेशन। तो आप सबको भी मैं कहता हूँ कि आप में जिसको अध्यात्म के बारे में जानना हो, अध्यात्म के बारे में समझने की इच्छा हो, तो आप जरूर कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ में ही आप सभी यहाँ पर आए हैं, एक आध दो बातें कहकर पूरा करूंगा कि आपका ये 3-4-5 दिन में जब कैंप पूरा हो जाएगा, जिंदगी में याद रखिएगा, इस संसार में जो मनुष्य सुखी है या दुखी है, संसार में जीवन के दो पहियों की गाड़ी के भांति जीवन चलता है। जैसे बैलगाड़ी के दो बैल होते हैं, यदि एक बैल बैठ जाए, दूसरा बैल कितनी भी ताकत कर ले फिर भी बैलगाड़ी बैठ जाएगी, अटक जाएगी। ऐसे ही एक बैल का नाम है प्रारब्ध और दूसरे का नाम है पुरुषार्थ। अब प्रारब्ध किसे कहेंगे, हमारे द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों का फल। जैसे किसी व्यक्ति ने एफडी की थी, बैंक में फिक्स डिपॉजिट की थी, और 5-6 साल के बाद एफडी पक गई और उसको एक साथ कुछ पैसा मिला। और किसी व्यक्ति ने किसी कर्ज लिया था और 1 साल तक पैसा नहीं दिया और उसने आकर उसका बाइक लेकर चला गया। दोनों बातें समझ सकते हो कि एफडी की थी, एक साथ इकट्ठा पैसा मिला, कर्ज लिया था, पेमेंट नहीं दिया, आकर बाइक या कार लेकर चला गया। तो हमारे द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों का फल उसको कहते हैं प्रारब्ध, और वर्तमान में जो कर्म करते हैं उसको कहते हैं पुरुषार्थ। हमारी जीवन की गाड़ी प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों से चलती है। इसलिए कभी कभार ऐसा होता है, बहुत मेहनत करने वाले भी कभी कभार उच्च सफलताओं को नहीं प्राप्त कर पाते, ऐसा देखने मिलता है। और कभी कभार कम पुरुषार्थ करने वाले भी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए देखने मिलता है। और तभी हम कभी कभार कहते हैं तेरा नसीब महत्व उसके प्रारब्ध में था। तो बनाया किसने, हमारे कर्मों ने, हमारे द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों का फल आज जान पड़ा, तब हमें लगता है कि हमने तो सफलता के लिए बहुत मेहनत की थी किंतु अनुकूलता नहीं मिली। तो हम क्या करें, दो काम करो, बहुत पुरुषार्थ करो, अच्छे कार्यों को सफल बनाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करो, साथ में कुछ काम ऐसे करो कि आपका अच्छा प्रारब्ध बनाए। ये बात मैंने क्यों कही, अभी आप यहाँ लगे हो, आप चाहे आप सेवा के काम में लगे हो, किंतु साथ में आपका प्रारब्ध बन रहा है। अब प्रारब्ध कैसे बनता है, तो इस विश्व संचालक शक्ति ने इस संसार की रचना की। उस संसार में कोई भी व्यक्ति संसार की व्यवस्था में किसी भी जीवों को भलाई के लिए मदद करता है तो उसका अच्छा प्रारब्ध बनता है, और जीवों के अहित के लिए कुछ करता है तो उसका हानिकर प्रारब्ध बनता है। इस सिस्टम को, प्रकृति को मदद रूप होता है तो अच्छा प्रारब्ध बनता है, प्रकृति को हानिकर बनता है तो उसके लिए हानिकर प्रारब्ध बनता है। हम कुछ कर्म जीवन में ऐसे करते चले। तो मैं मेरे प्रवचन में कभी कभार लोगों को समझाते रहता हूँ, प्रवचन में कहते रहते हो कि सारू प्रारब्ध बनावा कितना काम करो कि बरामदे में एक डिब्बे में थोड़ा आटा रखो, परसाड़ा में थोड़ो लोट मूकी राखो, दररोज थोड़ो चपटी लोट लઈને जैन कीड़ियों लोट नाखी दो। बोलो सस्ता में सस्तु काम है कि नहीं। जैसे प्रीपेड मोबाइल में रिचार्ज करते हैं और एसएमएस आ जाता है बैलेंस का, आपने आटा डाला और चीटियों ने खाया, आपके खाते में मैसेज आ जाएगा, आपने परमार्थ किया था, आपका बैलेंस हो गया। कोई कहीं मंगोड़े थे, आपने गुड़ डाल दिया तो आपका बैलेंस बन गया। अपने खाने के लिए तो हम अच्छा अच्छा बनाते हैं, कभी कभार स्ट्रीट डॉग के लिए भी पार्टी कर दो, फड़ियाना कुतराओं ने पार्टी कराओ, कोक दिवस એવું કરો એટલા રોટલા બનાવીને મૂકન કે ફળિયાના કૂતરા ખાઈને પછી જતા રહે, રોટલા પડી રહે, કૂતરા કે આજે તો મજા મજા પડી ગઈ। આપણે ઘેર જેમ મોજ કરીએ છીએ ને, તો કોક દિવસ એમને પણ મોજ કરાવીએ। हम अपने घर के आंगन के पौधों को तो पानी पिलाते हैं,
कभी कभार कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं कि इंतजार करते हैं कि गर्मी का वक्त हमें कुछ पानी पिलाया जाए, तो भूखे को भोजन, प्यासे को जल पिलाना, बीमार को दवाई कराना, जरूरतमंद की सेवा करना, ये काम ऐसे हैं कि जो व्यक्ति का भला करता है, परमार्थ भी होता है और अपने आने वाले वक्त के लिए भलाई भी होता है। और अभी वर्तमान के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है कुछ, गर्मी शुरू हो गई है, માટીના કુંડામાં 4 આણા કરી ઊંચું બાંધી અને એમાં પાણી ભરજો, ચકલીઓ પાણી પીશે, તમારા ખાતામાં બેલેન્સ થશે। પણ એવી જગ્યાએ બાંધજો કે સાપ આવી અને ચકલી કબૂતરને મારી ના નાખે। कभी कभार लोग भूल जाते हैं, ऐसी जगह बांधते हैं कि पक्षी पानी पीने के लिए आता है और पीछे सांप छुप कर तैयार रहता है। ऐसा मैंने देखा है। मेरे आश्रम में ही चिड़ियाघर बनाया हुआ है, पेड़ की डालियां नदी पहुंच गई थी, तो सांप आकर वहां 1.5-2 फीट 2.5 फीट छलांग लगाकर चिड़ियाघर पर जाने के लिए प्रयत्नशील रहता था। दूसरा है, हम लोग तो ठंडा पानी पीते हैं, किंतु पेड़ के छांव में कैसे कहीं पर जल पात्र में जल भरो कि मोहल्ले के जो कुत्ते होते हैं, दूसरे पशु होते हैं, उनको ठंडा जल पीने के लिए मिल जाए। जहाँ लोग आते जाते हैं, पानी की व्यवस्था जहाँ नहीं है, वहां पर मटका वगैरह व्यवस्था करके प्याव लगाओ। ये काम ऐसे है कि अभी गर्मी के वक्त में मोटू एवं काम है कि जेनाथी अपना खाता में एफडी થઈ જાય। संसार में सबसे बड़ा सेवा कौन सा, सबसे बड़ी सेवा कौन सी? कोई व्यक्ति भूखा है, हम उसके पास 4 ब्लैंकेट लेकर गए और भूख से मर रहा है, उसके लिए 4 ब्लैंकेट का महत्व नहीं है, कुछ खाना मिल जाए वो बड़ी बात है। कोई ठंडी में कांप रहा है और हम उसके पास मिष्ठान लेकर गए, तो ब्लैंकेट की जरूरत है। तो जीवन में जिस वक्त जो स्वास्थ्य के लिए, जीवन की आवश्यकताओं के लिए जरूरत है, उसके लिए कर्म करना चाहिए। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वडोदरा में पोर के पास में कायवरोहन महापीठ में मेरा आश्रम है, लकुलिस धाम नाम से। आश्रम में भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है और धर्म संस्कृति सेवा के लिए आने वालों के लिए निःशुल्क निवासी व्यवस्था है। 104-5 जितना गौओं से गौ माता की सेवा करते हैं। हाँ, गुरुकुल व्यवस्था है और आसपास के विस्तार में भी सेवा के अनेक विधि कार्य करते रहते हैं, जैसे मेडिकल कैंप करना और गुजरात में कई जगह प्याव लगाना, ठंडियों में ब्लैंकेट बांटना, गर्मियों में स्लीपर बांटना, चिड़ियाघर बांटना, लोग पक्षियों ने पुख्ठानो माळो आपो, कारण के હવે ધાબાવાળા ઘર થઈ ગયા તો પક્ષી માળો ક્યાં બાંધે? કુંડા લાવીને તેને તાર બાંધીને अलग अलग एरिया में पहुंचाड़वा, ऐसे कई प्रकार के सेवा कार्य करते हैं। और भारत में अनेकों जगह सनातन संस्कृति सेवा परमार्थ कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। आप सबको आमंत्रण है, जब भी मौका मिले जरूर आइएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति और क्षमता प्रदान करे जिससे आप उत्तम रीति से धर्म मार्ग पर आगे बढ़े, राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करे, स्व कल्याण के साथ सर्व कल्याण का कार्य करे। ओ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओ जय भगवान।